आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, जो मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके सदस्य हैं। और अनुसूचित जाति आयोग के बारे में मैं आपको शायद अब पता ही होगा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ये जो आयोग होता है संवैधानिक दर्जा होता है, काफ़ी शक्तियाँ होती है। और अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से भी आपको कोई अनुसूचित जाति जनजाति पे कोई अत्याचार होता है, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे वक्त में अनुसूचित जाति आयोग की हमें याद आती है। या अनुसूचित जाति आयोग को यदि जब पता चलता है, संज्ञान लेता है, तो वो उसमें अपनी शक्तियों का संविधानिक जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसको इस्तेमाल करके वे न्याय दिलाने का काम करता है। अब इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे प्रदीप अहिरवार जी से, जो कि अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं मध्य प्रदेश से। तो प्रदीप सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सुरेश पाटिल जी। प्रदीप सर, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, अनुसूचित जाति आयोग, अगर हमारा जो दर्शक, आम दर्शक अगर अभी हमारा ये चैनल देख रहा है, उसके बारे में उसे मालूम नहीं कि आखिर अनुसूचित जाति आयोग क्या है, तो उसके परिचय के लिए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी दीजिए। देखिए, देश में जो अनुसूचित जाति आयोग बना, उसको बनाने का जो मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारा एससी का जो वर्ग है, जो पुलिस प्रशासन द्वारा या जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारियों द्वारा हमारा प्रताड़ित महसूस करता है, तो उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए आयोग की स्थापना है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश हो या पूरे देश हो, लेकिन आप मध्य प्रदेश अनुसूचित, आपका कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा। कई ऐसी उत्पीड़न की घटनाएं हमें नजर आती है। ऐसे समय में हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग के काफ़ी जो हमारे जैसे जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, वो निष्क्रिय नज़र आते हैं। हालाँकि मैं आप पे यह आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि गुना में जो किसानों पे पुलिस के द्वारा जो प्रताड़ना की गई थी, उस पे आपने अपने कुछ प्रतिनिधि मंडल के साथ आप वहाँ का दौरा किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यदि जब ऐसी घटनाएँ आपके संज्ञान में आती है, प्रकाश में आती है, तो आप किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और क्या कार्रवाई होती है? क्योंकि आयोग को जब इस तरीके की घटनाएं न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आजकल तो इतना डिजिटल हो गए हैं सब लोग, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, मेल कर दें, आयोग की आईडी पे मेल कर दें, जब भी इस तरह की घटना होती है तो आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। और जो गुना कांड हुआ, ये पूरे देश में देखा है। जितनी बर्बरता से पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मारा गया, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तो उसको लेकर मेरा ये दायित्व था कि मैं वहां जाऊं, पीड़ितों के हालचाल पूछूं, और मेरे तरफ से, आयोग की तरफ से जो मदद हो सकती है वो मैंने प्रयास किया। अच्छा प्रदीप सर, मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूँ। हमें ये पता चला एक जी धर्मेंद्र जाटव जी भी वहाँ गए हुए थे, राजस्थान के सामाजिक जी कार्यकर्ता जी हैं, वो भी वहाँ गए थे। जिग्नेश मेवानी जी भी, जो कि विधायक हैं इस समय गुजरात के, उन्होंने भी दौरा किया और आपने भी दौरा किया। तो हमें ये पता चला कि जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि पुलिस ने इस प्रकार से बर्बरता क्यों की, शायद आप भी वहाँ पे थे, तो पुलिस कप्तान जो है, एसपी है, उन्होंने कहा कि पुलिस तो गोली भी मार सकती है, उन्होंने सिर्फ लाठियां मारी। इस प्रकार का असंवेदनशील उन्होंने बयान दिया। उस पर आप लोगों ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? देखिए, पुलिस ने कहा, एसपी ने कहा कि हम कुछ परिस्थितियों में जहां पर मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाए और मतलब कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति, उस समय हम लोग गोली भी चला सकते हैं। उनका कहने का संदर्भ वो था। उन्होंने आयोग से इस संबंध में कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे आयोग के सम्मान को ठेस पहुंचे। यदि ऐसा कह देते तो आयोग उन पर कोई कार्रवाई कर सकता था? देखिए, आयोग अपने आप में एक न्यायपालिका का अंग है। आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, तो आयोग के सामने चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको सम्मान के साथ पेश आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अच्छा प्रदीप सर, मैं एक जानकारी और चाहता हूँ
आपका मैंने देखा है कि सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से आपने एक पत्र जारी किया था। वो पत्र मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नाम से आपने एक पत्र लिखा था। आपने शायद उन्हें भेजा भी होगा। वो पत्र ये कहता है जी कि आप कभी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार होता है, पीड़ित से मिलने जाना चाहते हैं, आप उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप यथास्थिति देखने जाना चाहते हैं, दौरा करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार आप लोग को वाहन मुहैया नहीं कराती है, जो आने जाने का जो खर्चा होता है वो आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो संवैधानिक संस्था है, उसके आपके जैसे सम्मानित जो सदस्य हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पिछले जब से मेरी नियुक्ति हुई है आयोग के सदस्य के पद पर, लगातार मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं घटनाएं दलितों पर बढ़ रही है। कहीं जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, कहीं उनको जातिगत गाली दी जा रही है, कहीं कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऊना कांड है, चाहे अशोकनगर में 8 साल की दलित बच्ची के ऊपर दुष्कर्म किया गया, ये तमाम घटनाएं पूरे प्रदेश में मुझे देखने को सुनने को मिलती है, चाहे पत्र के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार चैनल के माध्यम से। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पीड़ितों के बीच में पहुंचूं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोग के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। उस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, जो सबके संज्ञान में है, सोशल मीडिया पे मैंने ये डाला भी था। नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब संवैधानिक संस्था है ये, और कहीं न कहीं इसमें ऐसे पावर दिए गए हैं, ऐसी शक्तियाँ दी गई है, जिसके माध्यम से ये जो वर्ग है, जो शोषित कहलाता है, काफ़ी कमज़ोर तबका कहलाता है। इस कमज़ोर तबके को न्याय कहीं नहीं मिलता जब पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं होती है, जब उनके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे वक़्त में जो ये वर्ग होता है, उनकी नज़रें आपके जैसे जो अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनकी तरफ उनकी निगाहें होती है कि शायद वहां से आप उनको मदद मिल जाए। लेकिन सरकार जब आपको बजट नहीं दे रही है, सरकार आपको सुविधा नहीं दे रही है, जब आप वहां जा नहीं पा रहे हैं घटना स्थल पर, तो आप भी कैसे न्याय दिलाएंगे या इस संबंध में कार्य करेंगे? तो सरकार क्या संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ रबर स्टैंप बना के रखना चाहती है? देखिए, मैं जब से बना हूँ मेरी प्राथमिकता रही है कि मैं पीड़ितों के बीच खुद जाऊं, और मैंने प्रयास भी किया है। लेकिन आयोग के सदस्य की हैसियत से सरकार की तरफ से अगर वाहन उपलब्ध हो, आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से इन घटनाओं में कमी आएगी। हमारा जो दलित वर्ग है वो लंबे समय से इस देश के इतिहास में लंबे समय से प्रताड़ित हो रहा है, आज भी प्रताड़ित हो रहा है। अगर आयोग के सदस्य की हैसियत से मैं उनके बीच में जाऊंगा तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। और मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है और रहेगा भी कि मैं अपने समाज के लोगों के हक अधिकार की रक्षा कर सकूं, और जो न्याय हम लोगों को अधिकार प्राप्त है आयोग की हैसियत से, मैं उसका प्रयोग कर सकूं, उपयोग कर सकूं। जी, जी। मैं समझता हूँ कि आप एक संवैधानिक संस्था के पदाधिकारी हैं, या जो आपके कहीं न कहीं आपका एक प्रोटोकॉल है, उस कारण आप जो है सरकार पर सीधा आप आरोप नहीं लगा पा रहे। मैं आपकी मजबूरियाँ समझ सकता हूँ सर। लेकिन ये बात ज़रूर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो मध्य प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, उसे इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जो संस्थाएं बनाई गई है, उन संस्थाओं को उनका काम स्वतंत्र रूप से किया करने दे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार, आप मेरी इस बातों से सहमत है सर? देखिए, अनुसूचित जाति आयोग है या तमाम जो भी आयोग इस समय क्रियाशील हैं, मेरा ये मानना है कि उनको और अधिकार दिए जाएं। उनको जितने ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, इस तरीके की जो असामाजिक घटनाएं अभी वर्तमान में घट रही, चाहे दलितों पे हो, आदिवासियों पे हो या पिछड़े समाज पे हो, इन घटनाओं पे रोक लगेगी और समाज को एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक मजबूती मिलेगी। क्योंकि एक समाज का व्यक्ति अगर कहीं पिटता है तो उसका संदेश पूरे देश में जाता है, और इससे जो सामाजिक कुरीति है जो देश में कई समय से चली आ रही है, उसको बल मिलता है। प्रदीप सर, मैं आखिरी आपसे सवाल करना चाहूँगा। जो गुना में जो पीड़ित हुए हैं, जो किसान जो पीड़ित हुआ, जिन्होंने जहर खा लिया था,
और गुना के 2-4 दिनों के बाद यह खबर आई कि गुना में ही कुछ लोगों ने सड़क में दिन दहाड़े एक युवक को फंदा लगाकर, एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था, उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। शायद उस युवक की मौत भी हो गई है। यह जानकारी हमें हाँ, पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बताया मैंने कि उसकी उस लड़के की मौत भी हो गई है। इस जी, संबंध में आयोग ने कलेक्टर और एसपी को लिखा भी है। और इस तरीके की घटनाएं जब हमारे बीच में आती हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जी, आज हम 2020 में जी रहे हैं, 70 साल देश की आज़ादी को हो गए, और इस तरह की घटनाएं हमें इस अवस्था में, इस वर्तमान स्थिति में मिलती है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज भी हमारा समाज बहुत पीछे है, आज भी इस देश में जातिवादी व्यवस्था मजबूत है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज भी इस देश के अंदर में जातिवादी लोग दंभ भरते हैं और उसके कारण इस प्रकार की हिंसा करने से डरते नहीं हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जब ऐसी घटनाएं आपके सामने आती है, आप लोग पत्र लिखते हैं या अधिकारियों से को सूचित करते हैं कि कार्रवाई करें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गुना में घटना घटित हुई, ये दोनों घटनाओं की बात कर रहा हूँ, तो उस पर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्या आप लोग को सूचना कुछ दी है पुलिस ने? देखिए, आयोग की अपनी सीमाएं हैं, अपनी बाध्यताएं हैं, और किसी भी घटना को लेकर आयोग संज्ञान लेता है तो संबंधित विभाग से, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, विभाग से जानकारी आयोग मंगा सकता है। लेकिन अगर किसी घटना में अगर पुलिस प्रशासन अच्छे से काम नहीं किया, एफआईआर नहीं किया, जो पीड़ित परिवार है उनको मदद नहीं मिली है, तो आयोग उसको लिख सकता है अधिकारी को। इतना आयोग करता ही है अपने लोगों के ऊपर। जब भी अत्याचार होते हैं दलित वर्ग के ऊपर, तो आयोग अपनी भूमिका निभाता है। प्रदीप जी, आप हमारे बीच में आए और अपने विचार रखे, और हमने भी कुछ ऐसे सवाल किए जिसका आपने जवाब सीधा सीधा तो नहीं दिया। हम आपकी मजबूरियां समझ सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप अपने अधिकारों का, जो संविधान प्रदत्त जो आयोग को शक्तियां मिली हैं, कृपया करके अनुसूचित जाति वर्ग पर जब भी ऐसी कोई घटना घटित आपके प्रकाश संज्ञान में आती है, तो निश्चित रूप से आप कार्रवाई करवाइए, ऐसी हमारी आशा रही।